हेलो दोस्तों। समय बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है और उसी तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं हमारे सभ्य समाज के लोगों की सोच, उनके संस्कार, उनकी मान्यताएं, उनकी सामाजिक कर्तव्य और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की भावना। भले ही आज का व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सभ्य है, सामाजिक तरक्की की है, वैज्ञानिक तरक्की की है, पर यदि हम आज से 70-80 साल पूर्व की समय में जाते हैं तो हम पाते हैं कि वो व्यक्ति जो आज से 80 साल पहले का व्यक्ति था, अनपढ़ था, ज़्यादा संसाधन से परिपूर्ण नहीं था, बहुत ज़्यादा उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी जो सोच थी सामाजिक कर्तव्यों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, वो आज के व्यक्ति से कहीं ज़्यादा सुरुचिपूर्ण थी, संस्कारित थी। उस समय के लोग सामाजिक कर्तव्यों को, अपनी नैतिकता को, भावनात्मक एकता को बहुत महत्व देते थे। आज का व्यक्ति तो पढ़ लिखने के बाद भी लाभ और नुकसान के बारे में सोच करके ही कोई भी कार्य करता है, परंतु बहुत समय पहले जब व्यक्ति इतना एडवांस नहीं था, इतना संस्कारी नहीं था, तब उसके मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में अपने संस्कारों के प्रति बहुत जागरूकता थी। ऐसी ही एक घटना मैं आपके सामने लेकर के आज आई हूँ। मेरे जन्म से पहले की घटना है। इस घटना को मेरी माताजी ने मुझे कभी बताया था एक कहानी के रूप में, लेकिन आज मैं जब उस घटना के बारे में सोचती हूँ, उस कहानी के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि उस समय का व्यक्ति ज़्यादा समझदार था आज के व्यक्ति से। एक घटना है अलीगढ़ के पास में, खैर एक जगह पड़ती है, उसी के आसपास की घटना है। उस समय संसाधन आने जाने के ज़्यादा तो नहीं होते थे, लोग जो है पैदल ही जाते थे। समाज उतना सभ्य नहीं था, लोगों में इतना विज्ञान की तरक्की का जो फायदा था वो नहीं पहुंचा था। लोग बहुत ज़्यादा सुविधावान नहीं थे, पर उनमें भावनाएं बहुत थी। एक डाकू था, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आज एक काल्पनिक नाम उनको दे रही हूँ। उनका नाम था पवन सिंह, ठाकुर पवन सिंह, डाकू पवन सिंह। उस समय लोगों में गरीबी तो व्याप्त थी, बहुत ज़्यादा गरीबी व्याप्त थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन गरीबों की सहायता नहीं करते थे, किसानों की सहायता नहीं करते थे। और इस प्रकार से समाज दो भागों में बटा हुआ था। एक तबका जो था बहुत गरीब था और एक तबका सेठ साहूकारों का था। उन्हीं के बीच में से एक डाकू पैदा हुआ, ठाकुर पवन सिंह। उसे समाज में मालूम था कि जितने भी सेठ हैं ये गरीबों से काम कराते हैं और उनकी उचित मजदूरी उनको नहीं देते हैं। उनका जीवन यापन इनकी दासता में ही पूरा निकला जा रहा है। उनके खाने पीने की भी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती, इतने गरीब हैं। तो उसके मन में सेठों के प्रति भाव उत्पन्न हुआ कि ये अमीरी गरीबी की जो खाई है, इसको थोड़ा सा कम किया जाए।
और उसने सेठों के यहाँ डाका डालना शुरू किया। कुछ लोग अपने साथ इकट्ठे किए, पूरा ग्रुप बनाया और सेठों के यहाँ डाका डाला करता था, लूटपाट किया करता था और वहां से धन लूट करके जो भी धन मिलता था उससे गरीबों की सहायता करता था। गरीब उसको अपना मसीहा मानते थे। उतना ही सेठ उसके नाम से थर्राते थे, उससे डरते थे और कोशिश करते थे कि ये किसी तरह से पकड़ा जाए। परंतु कहते हैं ना कि जो अच्छे कार्य करता है समाज के लोग उसका साथ देते हैं। सेठ तो मुट्ठी भर थे, लेकिन गरीब लोगों की तादाद जो थी वो बहुत ज्यादा थी। ठाकुर पवन सिंह इसी प्रकार से डाका डाल करके गरीबों की सहायता करता था। एक दिन की बात है, वो कहीं सेठ के यहाँ डाका डाल करके आ रहे थे। किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी कि ठाकुर डाकू पवन सिंह फला फला सेठ के यहाँ पर डाका डालने आ रहा है। एक और बात हुआ करती थी कि ये जो डाकू हुआ करते थे ये चुनौती देकर के ही डाका डाला करते थे। पहले से सूचना दिया करते थे कि हम फला फला दिन आएंगे और तुम रोक सको तो रोक लो। इतना इनको अपने ऊपर विश्वास होता था, अपने ग्रुप पर विश्वास होता था। इनकी योजना इतनी मजबूत होती थी कि चाह करके भी पुलिस वालों के ये हाथ नहीं आ पाते थे। पुलिस वाले कितना भी पकड़ने की कोशिश करते थे पर इनको पकड़ नहीं पाते थे। तो ठाकुर पवन सिंह सेठ के यहाँ डाका डाल करके आ रहे थे। चारों तरफ पुलिस थी, लेकिन पवन सिंह के साथियों की योजना इतनी मजबूत थी कि वो पुलिस वालों के हाथ नहीं आए और वहां से डाका डाल करके चल रहे थे। पर रास्ते में पुलिस वालों की एक टुकड़ी ने उनको घेर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों ग्रुपों में भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। ठाकुर पवन सिंह और उसके साथी गोलीबारी के बीच ही छिपते छिपाते जान बचाते तितर बितर हो लिए, अलग अलग दिशाओं में भाग लिए। ठाकुर पवन सिंह भी अपनी जान बचा करके उस समय तो वहां से भाग लिए। और जब वो भाग रहे थे तो एक खेत था, उसमें एक छोटी सी झोंपड़ी थी और वो अपनी जान बचाते हुए उसी झोंपड़ी में घुस गए। और वहां जो महिला थी, जब उसने देखा कि डाकू आया हुआ है तो पहले तो वो चीखना चाही, लेकिन पवन सिंह ने उसका मुंह बंद कर दिया और धीरे से समझाया कि मैं पुलिस वालों से घिर चुका हूं, मेरी सहायता करो तो मैं भी तुम्हें कभी ना कभी जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। उस महिला ने जब पवन सिंह का नाम सुना तो उसने हाथ जोड़ के कहा, भैया आप बैठो और मेरे होते हुए कोई भी पुलिस वाला आप पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमला नहीं कर सकता। और वो महिला अपने बच्चे को लेकर के बाहर चूल्हे पर खाना बनाने लगी और ठाकुर पवन सिंह को अपने पति के कपड़े दे दिए और मुंह ढककर के चारपाई पर सुला दिया। पूरा इस तरह का रूप बना दिया जैसे कि उसका पति ही चारपाई पर लेटा हुआ है। पुलिस वाले आए कि यहाँ से डाकू भागे हैं, क्या तुम्हारे घर में आए हैं, क्या इधर तुमने आते हुए देखा है? तो उस महिला ने कहा, मैंने नहीं देखा, मैं तो खाना बना रही हूँ, गांव से बाहर रहती हूँ, खेत में पड़ी हुई हूँ, यहाँ कौन डाकू आएगा? मेरे पास क्या है जो डाकू यहाँ से कुछ लेने आएंगे?
भैया मेरे पास तो कोई भी नहीं आया, मैं तो खाना बना रही हूँ अपने पति के लिए। तुम्हारे पति कहाँ हैं? ये देखो वो चारपाई पे सोए हुए हैं। और पुलिस वाले ने देखा कि एक व्यक्ति जो था वो चारपाई पर सोया हुआ था, लेकिन उसका चेहरा जो था वो दूसरी तरफ था, पीठ की तरफ से उसने देखा था। उसने समझा कि महिला कह रही है तो सही ही कह रही है, खाना बना रही है। और वो वहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर झांक करके वापस हो गया, क्योंकि ठाकुर पवन सिंह घायल अवस्था में भी था, परेशान भी था, भूखा भी था। जब सिपाही वगैरह वहाँ से चल दिए, हट गए, तो उस महिला ने उसको उठाया और कहा कि भैया आप खाना खा लो। भैया शब्द सुनते ही ठाकुर पवन सिंह के मन में एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। इसने मुझे भैया कहा, इसने मुझे मेरी जान बचाई, वरना आज मैं पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया होता। और उसने उस महिला से कहा, बहन तूने मुझे भैया कहा है तो आज से तू मेरी बहन है। जब भी कभी तुझे जरूरत पड़े तो तू मुझे निसंकोच खबर भिजवा देना। और क्योंकि मैं जानता हूं कि आज से तू मेरी बहन है, मुंह बोली बहन है। अपनी सगी बहन के लिए तो हर कोई कुछ करता है, पर मुंह बोली बहन को लिए कोई कुछ करे, और मुंह बोली बहन यदि निभाने पर आए तो भाई के साथ भाई का रिश्ता बहुत अच्छे से निभा सकती है, सगी बहन से भी ज़्यादा निभा सकती है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है और मैं तुझे अपना पता बताता हूँ। यदि तुझे कभी भी ज़रूरत पड़े मेरी तो निसंकोच मेरे पास खबर भिजवा देना। तभी उसका बड़ी बिटिया जो थी वो आ गई, माँ से पूछने लगी, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये तेरे मामा हैं। पवन सिंह ने उस लड़की की तरफ देखा, बड़ी भोली नव युवती, 18-19 साल की लड़की। बहन ये तेरी बेटी है ना? हाँ भैया ये मेरी बेटी है, कुछ समय बाद मुझे इसकी शादी करनी है। तो बहन मैं इसका भात जरूर भरूंगा, तू मुझे खबर भिजवा देना, मैं इसका भात देने आऊंगा। याद कर लेना अपने भाई को। और ये कहते हुए ठाकुर पवन सिंह वहां से आराम करके खाना खा करके, और जब उसको लगा कि अब मैं सुरक्षित हूं, तो वो वहां से अपने अड्डे पर जहां उनका निवास था, जहां वो रहते थे, वहां के लिए चल दिया। और वो हमेशा ये पता करता रहता था कि उसकी मुंह बोली बहन की लड़की की शादी कब है, और उसने भी बता दिया था कि मेरी लड़की की शादी कब है। और जिस दिन भात भरा जाना था उस दिन से पहले वो भात भी नौत के आई थी उसको। और जिस दिन शादी होनी थी उससे एक दिन पहले जब भात लाता है भाई, तो ठाकुर पवन सिंह ने कहला दिया था कि बहन मैं भात लेकर के आऊंगा, चिंता मत करना। बहन ने बहुत मना किया, भाई शादी का माहौल है, किसी को पता पड़ जाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, बिटिया की शादी में भी विघ्न पड़ जाएगा, अच्छा है तुम ना आओ। पर उसने कहा कि नहीं, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं भात देने जरूर आऊंगा। और इसी तरह से उसने वचन दिया कि तू इंतजार करना मेरा। और बहन उस दिन इंतजार कर रही थी जिस दिन भाई को भात लाना था। और सही समय पर एक व्यक्ति, बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति बन करके आया, 3-4 और अपने साथ में लाया लड़कों को, उनको भी अपने भतीजा, किसी को बेटा, ऐसे करके लेके आया बना करके, और भात पहनाया बड़े तगड़े से। बहुत कुछ लाया भात में, बहन के लिए बहुत कुछ लाया, भांजी के लिए जेवर लाया, बहन के लिए जेवर लाया,
सारे घर के लिए कपड़े लाया, जो भी दान दहेज दिया जाता है वो सब लेकर आया। लेकिन लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई कि इसका तो कोई भाई ही नहीं था, ये भाई कहाँ से आ गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये मेरा मुंह बोला भाई है, मेरे चाचा का दूर दूर के रिश्ते के चाचा का लड़का है, तो ये मेरा भाई है जो मुझे भात पहनाने आया है। लेकिन लोगों ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया। एक आध लोगों ने पहचान भी लिया कि ऐसा लगता है कि ये कहीं डाकू पवन सिंह तो नहीं है, पर फिर भी उन्होंने वहां तो कुछ नहीं कहा। लेकिन जो विघ्न डालने वाले लोग थे उनमें से किसी ने पुलिस वालों को खबर भिजवा दी और पुलिस वाले अपने दल बल के साथ पूरी झोंपड़ी को, पूरे खेत को घेर लिया कि अब यहां से पवन सिंह निकलेगा तो आज इसका जो डाकूगिरी है इसका आज खत्म किया जाएगा। बहुत इसने डाके डाल दिए और ठाकुर पवन सिंह ने अच्छे से भात जब पहनाया तो एक इतना बूढ़ा व्यक्ति का रूप बनाया, एक मुस्लिम व्यक्ति का रूप बना करके अकेला ही वहां से निकला। किसी को पता ही नहीं चला कि कब वो कहां किस रास्ते से निकल गया। एक व्यक्ति ने, पुलिस वाले ने रोका भी तो उसने बड़े बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज में बताया कि मैं पास के गांव में ही जा रहा हूं। सारा कुछ उसने अपना पता भी बताया और उस पते को के बारे में वो पुलिस वाला जानता था। उसने सोचा कि उस गांव का वो व्यक्ति ही यहाँ पर आया होगा किसी काम से, तो वो अब यहाँ से जा रहा है और उसने छोड़ दिया। इस तरह से ठाकुर डाकू पवन सिंह अपनी जान बचा करके वहां से निकल गया। जब वो चले गए, सारे लोग विदा हो गए, तब लोगों में और ज्यादा चर्चा होने लगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। और बाद में जब ये राज खुला तो उसकी बहन को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू किया। बहन को बचाने के लिए ठाकुर डाकू पवन सिंह लड़ते लड़ते शहीद हो गया। इस प्रकार से उसने एक दिन की सहायता के लिए बहन, एक महिला को बहन का दर्जा दिया और वो सारी सामाजिक मान्यताएं पूरी की जो एक सगा भाई करता है, भले ही उसने अपनी कुर्बानी क्यों ना दे दी हो। आज भी उसका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। हालांकि वक्त की धूल ने उसके नाम को मिटा दिया है, परंतु एक समय था जब उनका नाम, ठाकुर पवन सिंह का नाम बड़े ही आदर के साथ में लिया जाता था और ख़ास तौर से गरीब लोगों में। तो आज की कहानी का मेरा यही अंत होता है कि ये कहानी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक डाकू के मन में भी किस तरह की भावनाएं थीं, किस प्रकार की सामाजिक मान्यताएं थीं, जो आज एक पढ़े लिखे व्यक्ति में भी ऐसी सामाजिक मान्यताएं नहीं हैं। आज के पढ़ा लिखा व्यक्ति, सुविधा संपन्न व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति भी अपनी बहनों के लिए कुछ भी करने से पीछे हट जाते हैं। आज बहन भाइयों में बहुत दूरियां बन चुकी हैं। कुछ घरों में तो बहनों में और भाइयों में आपस में सामाजिक तालमेल ही नहीं बैठता। रीति रिवाज करना उनको बहुत बोझ लगता है। भाई बहन की सहायता करने के लिए आना नहीं चाहता, बहन भाई के लिए दुआएं नहीं करती। कैसा ये माहौल हो गया है, कैसी सामाजिक परंपराएं हो गई हैं। आज का मानव, जिसे हम पढ़ा लिखा कहते हैं, जिसे धनाढ्य कहते हैं, जिसे संस्कारी कहते हैं, जिसे ज्ञानवान कहते हैं,
आज वो भावनात्मक रूप से काफ़ी पीछे हो चुका है। इसीलिए समाज में आपस की जो पारिवारिक बॉन्डिंग है, सामंजस्य है, वो कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सामाजिक मान्यताएं धूल धूसरित हो रही हैं। तो आज मैं काश कि वो पहला वाला समय, भले ही सुविधाएं कम थी लेकिन लोग अच्छे थे। बुरा काम करने वाले लोगों के मन में भी भावनाएं थी, और आज अच्छा काम करने वाले, सूट बूट पहनने वाले, अच्छी कुर्सियों और अच्छे ऑफिस में काम करने वालों की भावनाएं भी बहुत मलिन हैं। कपड़े स्वच्छ हैं लेकिन मन मलिन है। उस समय के लोगों के कपड़े मलिन होते थे पर मन स्वच्छ होते थे, और उसी पर सामाजिक ढांचा खड़ा हुआ था जो आज चरमराया हुआ है। हर तरफ हताशा है, निराशा है, कुढ़न है और कहीं अकेलापन है। तो आज हम पुरानी बातों को याद करके सोचते हैं कि सुविधाएं कम होते हुए भी उस समय का इंसान ज़्यादा सुखी था या आज का इंसान ज़्यादा सुखी है। ये विचार कीजिए और मुझे बताइए कि उस समय के लोग ज़्यादा सुखी थे या आज के लोग ज़्यादा सुखी हैं। धन्यवाद। यदि मेरी ये बात पसंद आई है, ये शिक्षात्मक कहानी के रूप में जो मैंने एक तथ्य रखा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू।